मिसाल के तौर पे पीएसओ है, मारी है, वो ना चल रही और फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बट फॉर द टाइम बिंग फंस गई, तो क्या उनको बेच के लॉस में पैसा मूव करना चाहिए जो सेक्टर चल रहा हो, या उसी को होल्ड करना चाहिए? 20-25 स्टॉक है, उनमें ही रहना चाहिए और जमा करते रहना चाहिए। वो लेते रहना चाहिए जब पैसे आए, चाहे 5,000 है चाहे 50,000 है। इतने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मतलब टेक्निकल चार्ट्स हैं, बुक्स हैं, ये पूरी एक दुनिया है। एंट्री और एग्जिट आपने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल ओनली थिंग। मार्केट्स। ओनली थिंग, ओनली थिंग। और एक स्ट्रक्चर के अंदर अगले हफ्ते मार्केट आ सकती है जो कि एक 76-77 का बनता है। प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि एक चीज पॉजिटिव हो सकती है। और आपका फार्मा टॉपिक रहा है, मैंने जितनी बार आपसे सवाल किया, चाहे वो पॉडकास्ट में हो, सेशन में हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में हो, आपने हमेशा फार्मा को पिक भी किया है। आप देखो ना, पूरी इतनी प्रेशर वाली रैली में जो अभी 20,000 पॉइंट गिरे हैं, उसके अंदर आपका फार्मा गिरा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। गेम ऑफ स्टॉक्स में आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सोहेल फारूक साहब। मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक वाली रही है, रीजंस नहीं समझ आ रहे थे कि क्या रीजंस थे मार्केट में पैनिक के, तो सोहेल साहब से समझते हैं। सोहेल साहब, मार्केट को हमने मंडे को देखा, ट्यूसडे को देखा, नेगेटिव देखा, फिर एक दिन हमने पॉजिटिव देखा। जिस दिन हमने पॉजिटिव देखा हमें लगा कि चले अब तो कुछ बेहतरी होगी, लेकिन अगले दिन फिर मार्केट नेगेटिव हो गई। तो ये इतनी कट थ्रोट मार्केट के रीजंस थे क्या? इतनी नेगेटिविटी क्यों प्रिवेल हो रही है? ठीक है, मार्केट है, अब ये गिरेगी नहीं तो फिर मतलब कि रियलिटी चेक होता है ना एक तरह से। तो वो तो मार्केट गिरेंगी भी बढ़ेंगी, इसके अंदर क्या। पिछले हफ्ते हम बैठे हो तो हमने कहा था कि एक 74 हो सकती है, हम इसको डिनाई नहीं करते, याद है ना। तो इस हफ्ते एक 73,169 की क्लोजिंग आई है, 6,400 नेट माइनस है। और मार्केट बिल्कुल धुल के फ्रेश हो गई है। और फर्स्ट क्लास है, कोई मसला तो नहीं है। रिजल्ट खराब है, उसका इम्पैक्ट आया है। फिर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है ईरान और यूएसओ को लेके, और फिर अब यूएसए में ट्रम्प साहब ने दोबारा वो टैरिफ 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 चल रहा है। तो ठीक है, ओवरऑल सारे चीज़ों को मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है और फिर देन इवेंचुअली चलती है। सुहेल भाई, मुझे ये बताएं कि ट्रम्प ने तो अभी बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, लेकिन मार्केट तो उससे पहले ही नेगेटिव हो गई थी। और अगर हम इस रीजन को बाहर भी रखते हैं तो रिजल्ट्स इतने खराब आ क्यों रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट इतनी गिर गई? यार, ओवर ओवर एक्सटेंशन होता है हर चीज़ का ना। इससे पहले भी जब हमने चीज़ें देखी थी, तो करेक्शन की वजह क्या होती है? करेक्ट करना असल, ये वर्ड है ना जो करेक्ट करना। इसके पीछे की लॉजिक यही है ना कि भाई कोई चीज़ का एक पेस होता है या कोई चीज़ की एक लिमिट होती है। वो अपनी लिमिट से बाहर जाती है या पेस से बाहर जाती है तो अपने आप को करेक्ट करती है ना। कोई भी चीज़ को आप ले लें, वैसे मैं एग्जांपल उसकी देता हूं ना। आप एक सड़क पे जा रहे हैं, उसकी लिमिट 120 है और आप जाते हैं 160 पे। इवेंचुअली आप 120 को कंटिन्यू करते हैं ना, फिर 160 को तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम्म। ये होता है करेक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए तो वो वापस अपनी लिमिट में आ जाए। या इसी तरह कोई चीज़ ज़्यादा गिर जाए तब भी वो करेक्ट करके ऊपर आ जाए, कोई चीज़ बढ़ जाए। तो करेक्शन इसलिए बनती है कि हम ओवर एक्सटेंशन पीरियड में थे। और ये जो रैली थी, उसके अंदर एक स्टॉप आया था छोटा सा, 170 के बाद 154, ये 155, ये जो 15,000 की छोटी मोटी पहले करेक्शन आई थी, वो करेक्शन के बाद फिर कंटिन्यूटी होती रही। और आप देखें कि 1,01,000 से लेकर 1,91,000 का पूरा जो 6 महीने की, जो 7 महीने की चली है, उसके में अब जाके ये प्रॉपर करेक्शन आई है प्राइस वाइज। ठीक है। क्योंकि जंग हुई जब इंडो पाक की, तो लो मारा था 1,01,000। ठीक है। उसके बाद मार्केट चली, फिर ईरान इसराइल की बात जो आई तो 1,24,116, वो 8,000 पीरियड वो पैनिक वाले गिरे थे, लेकिन जो 2 दिन में सही हो गए। उसके बाद मार्केट 1,70 पे जाकर रुकी है। और 70 से 1,55 हुआ, उसके अंदर भी प्राइस ने इतना करेक्ट नहीं किया था। इंडेक्स ने अपने आपको करेक्ट किया और मार्केट साथ साथ चलती रही, दूसरे स्टॉक चलते रहे। फिर इवेंचुअली वहां से जो चली है, तो हमारा 81 टारगेट अचीव हुआ और मार्केट ने 191 हाई मारा। उस 191 के बाद अब जाके प्रॉपर करेक्शन हुई है, जो कि एक सही बात है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, मसला ये है कि जो लोग इस इन बिटवीन जो लोग आए ना, अभी जो आए 2 महीने में, 1.5 महीने में, उनको जरा सा थोड़ा सा भारी लगेगा कि वो थोड़ा सा सर मुंडाते ही ओले पड़े जो होता है ना चक्कर, तो उनके साथ ही आए। लेकिन इवेंचुअली अगर वो इन्वेस्टर्स हैं और उस फ्रेम ऑफ माइंड से आए हैं, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होल्ड करें। एक रैली फिर चलेगी और फिर लोगों की बारियां स्टॉक बाय स्टॉक सबकी आ जाएगी। तो जब आप टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं तो उसमें एक होता है सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, सारी रेजिस्टेंस वन टू थ्री लेवल्स होते हैं।
क्या इस करेक्शन का भी कोई लेवल है? ये करेक्शन करेक्शन वन पे खड़ी हुई है, करेक्शन टू आएगी नहीं आएगी? कितने चांसेस है करेक्शन टू जगह ले? थोड़ा सा बताइएगा। यार ये नहीं कह सकते कभी भी कि हम ये नहीं हो सकता। ये बात जो है ना, जैसे मैं आप बोलूँ यार कि मैं ये बताऊंगा तो ये हो गया। देखें, कोई भी टारगेट हो, जैसे रिसेंट की बात करें हम, अगर हम किसी स्टॉक का टारगेट देते हैं कि यार ये 100 रुपये हो सकता है, या इंडेक्स की बात करें कि यार वो 181 हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता कि वो 181 के बाद उसका क्या होगा, वो और भी तो बढ़ सकता है, या 181 ना भी हो। तो मुमकिनात होती हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यार एग्जैक्टली यही होना है और जो मैं कहूँगा, नहीं नहीं, किसी के बाप भी मार्केट को ना डिक्टेट कर सकता है, ना पूरा उसका उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है कि मार्केट यही होगी, ऐसा ही होगा, आज गिरेगी। इतने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मतलब टेक्निकल चार्ट्स हैं, बुक्स हैं, ये पूरी एक दुनिया है। पूरी दुनिया चलती इसीलिए कि सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने रीडिंग है, सबका अपना अपना जाविया है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इसने जो बोला है वो होगा। हाँ, किसी का देखने का अंदाज बेहतर हो सकता है कि भाई ये मार्केट एक्सपर्ट है, इसकी बातें ज़्यादातर अच्छी होती हैं। या कोई आदमी टेक्निकली इतना साउंड है, या कोई आदमी फंडामेंटली इतना साउंड है कि इसकी बातें लोग एक्सपर्ट की तरह सुनते हैं। एक्सपर्ट डजेंट मीन कि वो 100% जो है ना एक्यूरेसी के साथ बात करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो इसलिए सपोर्ट टूटना और रेजिस्टेंस टूटना एक्चुअली मार्केट की खूबसूरती है। अगर आपकी मार्केट आपके पकड़ में आ गई हर दफा, तो उसकी तो जो उसकी अपनी जो साख है मार्केट की, वो खराब हो जाएगी। मार्केट अगर आप मुफीस बोल दे कि आज 2 रुपये हो जाएगा, आज 6 रुपये हो जाएगा, अगर आज दो, हर और दफा हो मुफीस से जाए। हो जाए और हो जाए, तो मार्केट का तो अपना तो उसका जो मार्केट का अपना ईगो है वो हर्ट हो जाएगा। आप ये अंदाजा करें कि कोई भी चीज़ बिल्कुल। हो सकती है। इसलिए सपोर्ट टूटना और रेजिस्टेंस टूटना मार्केट की खूबसूरती है। मार्केट आपको सरप्राइज करे हमेशा। मार्केट सरप्राइज मुझे भी करे सरप्राइज जी। करे, मार्केट आपको भी सरप्राइज करे, और मार्केट जब सरप्राइज करती है तभी मार्केट पैसा देती है। अगर आप मार्केट को फॉलो करो तो टेक्निकल चार्ट से मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आप पूछना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर ले कुछ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले आप चार्ट शेयर कर ले, फिर मैं जरा वो न्यूज की बात करने लगा था। मैं आपसे एक पूछना ये लगा था कि हम्म। आपने कहा कि हर किसी की रीडिंग डिफरेंट होती है, लेकिन सेंटिमेंट जब हम देखते हैं तो सबका एक साथ ही नेगेटिव हो जाता है। कोई बहुत रेयर होता है कि कोई अपना पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके बैठा हुआ हो। अगर हम गेज नहीं कर सकते, लेकिन हम सेंटिमेंट के हिसाब से अंदाजा तो लगा सकते हैं कि जैसे आपने ट्रम्प की बात की, टैरिफ्स लग रहे हैं, हम कोई ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स देखेंगे, हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करंट अकाउंट देखेंगे, हम इंटरेस्ट रेट देखेंगे, हम कहेंगे मार्केट के नंबर्स बाहिर बेहतर नजर आ रहे हैं, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर नंबर्स नेगेटिव होंगे तो लगेगा मार्केट नेगेटिव है। तो वो नंबर्स हमें क्या बताता है कि मार्केट स्टेबल है? ये सारे जो नंबर्स हैं ना, वो मार्केट गिरने के बाद नजर आते हैं। ठीक है। मतलब आप अगर आप अच्छे मोमेंटम में और अच्छे सेंटिमेंट में हो तो फिर तो थोड़ी आप नंबर देख रहे होगे, तो आप किसी की बात थोड़ी सुनते हो। हम तो बिल्कुल। दोनों तरफ इंसान ना डिनाइल पे होता है। हम्म। आप एग्रेशन में भी डिनाइल पे होते हो, डिप्रेशन में भी डिनाइल पे होते हो। मतलब लोग अगर डिप्रेशन में समझ जाते हैं कि बेटा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, फिक्र करना छोड़ दे, तो दुनिया से फिक्रें खत्म नहीं होती। मतलब एक कॉमन सी बात है कि अगर कोई एक, बोले इतने डॉक्टर लगे हुए हैं डिप्रेशन को ख़त्म करने के हम्म। लिए, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये परेशानी जो होती है इंसान को आती है, जिसमें वो डिनाइल पे चला जाता है और समझ नहीं रहा होता, और वो परेशान रहता है, तो वो ये भी एक नेचुरल चीज़ है ना। उस वक्त ये किसी की बात अच्छी थोड़ी सुन रहा होता है। अगर उसको बोलेंगे बेटा तू एक काम कर, एक्सरसाइज कर, खाना सुबह टाइम पे उठ, शाम को टाइम, रात को टाइम पे सो, खाना अच्छा खा, तो वो भी उसको जो अच्छी बातें बता रहे होते हैं, तो वो डिनाई होता है ना, मना कर रहा होता है ना। और वो डिप्रेशन में लेना पसंद करता है, लगता है इंसान, तभी वो बहुत लेट बाहर आता है ना। इसी तरह एग्रेशन में होता है। एग्रेशन में वो नहीं देख रहा होता कि भाई ट्रम्प क्या कह रहा है, नंबर्स क्या है? बिल्कुल। या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कहाँ खड़ी हुई है उस वहाँ पर केपीके में, या क्या इमरान खान का आंख का क्या मसला चल रहा है, या ओवरऑल नंबर्स क्या आ रहे हैं, वो नहीं देख रहा होता ना। वो तो देख रहा होता अच्छा ये ले लो वो ले लो, हर कोने पे, हर खांचे पे, हर होटल के नुक्कड़ पे शेयर्स बढ़ रहे होते हैं, जैसे सिल्वर स्टॉक्स बढ़ की रहा था। बिल्कुल। बिल्कुल जैसे एग्जैक्टली, सिल्वर इज अ जैसे प्राइम एग्जांपल। यस, जैसे सिल्वर बढ़ रहा था, तो किसी ने थोड़ी देखा। आप बड़े बड़े चैंपियन आके, मैं तो मुझे अफसोस होता है कि बड़े बड़े चैंपियन आके जस्टिफाई कर रहे थे सिल्वर की रैली को, कि चाइना ने बंद कर दिया और इंडस्ट्रियल इतनी इंडस्ट्रियल डिमांड डिमांड है। है। एग्जैक्टली। 33 रुपए की 122 रुपये हो गई विद इन नो टाइम। उसने करेक्ट करना है, उसने बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब जो ऊपर फंसा हुआ है, या जो लेवरेज वाले लोग थे,
वो तो आधे दाम हो गए ना, पाकिस्तान में तो दाम आधे हो गए उसके, बिल्कुल। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है बिल्कुल। पाकिस्तान का रेट, लेकिन आधे हो गए। फिर आपको इंतजार करना है कि जो 100 से ऊपर के जो लोग हैं डॉलर डॉलर में चढ़े हुए, उनका पहले 100 से ऊपर हो और वो पुराना बिके, तो वो भी मसला है। तो ओवर मसला एक्सटेंशन है। जब रैली चलती है ना, जैसे जैसे उसका हमने वो जो जो सिल्वर था ना, उसका हमने टारगेट दिया था 71 और दूसरा टारगेट दिया था 91, दोनों अचीव हुए। वो 91 से कि एक सौ वो बाईस गए। चला गया, लेकिन करेक्ट करके कहाँ पर आया, 70 के अंदर, हम्म, वापस उस 71 के अंदर आया जो टारगेट था। जो टारगेट था। सेकंड टारगेट यस। नहीं, जो एक्सटेंशन टारगेट था मैंने दिया था, मेरा भी हद थी कि 91 जाएगा बस। यानी एक्सटेंशन करके भी, बहुत खींच के भी वो 91 तक था, लेकिन उससे भी आगे खिंच गया वो। वो गया भाई 122 तक, और वो जो फिर मार पड़ी है उसे 71 टच किया है भाई वापस। वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पर बेसिकली आगे स्टैंड करती है। सेम गोस विद द टेक्निकली, शेयर्स एज वेल। हाँ टेक्निकल, टेक्निकली अपनी एग्जैक्टली। वैल्यू पे आया। तो टेक्निकल। जो आप पूछ रहे हैं ना, तो सेंटिमेंट, देखिए सेंटिमेंट तो फिर जब एक कैंडल बनती है ना, दिन की पहली कैंडल बनी मंदी की, 2-4 हज़ार पॉइंट गिरे, या हफ्ते की कैंडल बनी कि 5-6 हज़ार पॉइंट गिरे, देन वो जो सेंटिमेंट है ना वो डिवाइड हो जाता है। पहले मैं और आप और A B C सब तेज़ी में है, देन थोड़ी सी हल्की सी गिरावट के साथ ही A B C में से A और B जो है थोड़ा सा साइड पे हो गए, और मैं और आप में से आप मंदी में चले गए, मैं अभी भी तेज़ी में हूँ, तो वो ओपिनियन डिवाइड हो गए। उसके बाद बिल्कुल फेज ठीक आता है। है कि एक और गिरावट आती है, जिसके अंदर से पांचों हम सोचते हैं कि अब तो हमारी मार्केट थोड़ी गई गई, एक और मार पड़ती है, देन हम सोचते हैं ओ हो, अब उधर उधर देखते हैं ट्रम्प ने क्या बोला है, अच्छा सुहेल आफरीदी ने क्या कहा है, ओए होए। तो वो तो बहुत लेट होता है ना, आप तो बहुत लेट हो जाते हो। मतलब प्रोएक्टिव नहीं हो सकता जब आप एग्रेशन में होते हो ना, मार्केट बहुत एग्रेसिव होती है या डिप्रेसिव होती है, तो प्रोएक्टिव नहीं हो सकता कि आप गिरेगी, हम डिनाइल पे होते हैं हमेशा। अब हम सब चीज़ें ढूंढ रहे हो, अच्छा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देख लो, इसकी क्या फेयर वैल्यू बनती है, ट्रम्प ने क्या, सुप्रीम कोर्ट में क्या रूलिंग आई है, ट्रम्प जो है वो 10% लगाएगा तो क्या। तो ये तो लेट हो जाता है। लेट हो एक्चुअल जाता जो मार्केट है ना, एक्चुअल जो मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, वो स्मार्ट मनी जिसको कहते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं, जिसके अंदर वो एक वैल्यू पे टेक्निकली या फंडामेंटली स्टॉक लेते हैं, इंडेक्स नहीं, स्टॉक्स या कोई भी स्टॉक्स। इन्वेंट्री या कोई भी कमोडिटी, और वो उसके अपने प्राइस के पे ऊपर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फिर वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। वो बाइंग और सेलिंग पे चल रहे होते हैं। वो बिल्कुल यूफोरिया ठीक है। जो है ना जिसपे लोग बाइंग करते हैं, वो तो बाद वाले काम होते हैं सारे, यहाँ नहीं लेते वो, जैसे अभी है ना, इस वक्त जो मार्केट है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लेगी, जमा करेगी, स्लो स्लो स्लो, स्टॉक वाइज, इंडेक्स बिल्कुल वाइज ठीक नहीं। है। लेकिन जब हम यहाँ पर सारे तेजी तेजी कर रहे होंगे ना, इंडस्ट्रियल डिमांड है और ये डिमांड है, तो वहाँ पर वो बेच रहे होंगे। बेच रहे होंगे। तो इसके अंदर ये चलता रहेगा। आप जो कहते हो ना कि क्या ऐसी मार्केट के अंदर क्या सेंटिमेंट और क्या सेंटिमेंट, खबरें, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें बाद में दिखती हैं। बात बात बहुत लेटर की बात की बात हो जाती है जब चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप टेक्निकली कुछ दिखा रहे थे, तो हम जरा मैं चलते हैं आपकी स्क्रीन पे। मैं ये कह रहा था कि जब हम कोई कोई भी चीज़ फंडामेंटल्स के थ्रू बात करते हैं ना, कि यार ये मार्केट के फंडामेंटल्स ये हैं, हम चले गए सबसे पहले पिछले हफ्ते वाली बात पे। ये पिछला हाई था जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि 1,70,000 के बाद मार्केट नीचे गई थी, 1,54, बिल्कुल ठीक है। 1,56 सॉरी। अब वहाँ से जब मार्केट चली है दोबारा, हम इसको अगर ज़्यादा बेहतर कर लें, बेहतर सिनारियों में, तो ये मार्केट ने वहाँ पर इस वक्त ये बॉटम मारा था, जहाँ पर इस तरह की ये जो लाइन है ना, ये बॉटम है, ये है, ये है, ये है, ये सब मिला के मार्केट ने इस बॉटम को ऑनर करते करते यहाँ बॉटम मारा था 1,56 पे, 57 पे, और मार्केट ने वापस यहाँ टॉप मारा है वो 1,87 पे, फिर एक और टॉप मारा है, फिर एक और टॉप मारा, और ब्रेकआउट की जगह पे चार कैंडल बनी है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर वक्ती तौर पे टूटा हुआ है, जिसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ भी टूटा था, अभी तक ये स्ट्रक्चर टूटा नहीं था। बिल्कुल। मार्केट स्ट्रक्चर ये वाला टूटा नहीं है, यहाँ पर टूटा है, इसके अंदर ये है इंडिया इंडिया पाकिस्तान, ट्रम्प की टैरिफ वॉर, और वो जो ईरान इसराइल था। इसके बाद बिल्कुल। मार्केट यहाँ पर आई सीधी, इसने एक 34 पे एक ब्रेकआउट दिया है, यानी स्ट्रक्चर के अंदर आई है। डेली पे तो ब्रेकआउट एक 24-25 पे हो गया था, इस लेवल पे हो गया था 20 पे ही। फिर ये इसने यहाँ से जो रैली चली है ना 36 से वीकली पे, यहाँ रुकी है, फिर एक मूव आया है 57 से, फिर यहाँ रुकी है। अब यहाँ पर इसने इस टॉप को, यानी
हायर लो जो है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इसको तोड़ा नहीं है अभी। ये इससे नीचे अगर बंद हो जाती है इस वाले हाई से, तो ख़राब हो जाएगा मामला, जो कि बहुत पैनिक नया क्रिएट कर सकता है। फिलहाल तो यहाँ से इतनी बड़ी विग बनी है, और एक स्ट्रक्चर के अंदर अगले हफ्ते मार्केट आ सकती है, जो कि एक 76-77 का बनता है। प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव हो सकती है कि ट्रम्प का जो ओवरऑल जो उसने टैरिफ लगाए थे उल्टे सीधे 30%, 40%, वो ख़त्म हो गए। ग्लोबली 10% लगेगा, 10-15%, तो शायद वहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ हम देखें। लेकिन जितनी मार्केट के अंदर करेक्शन होनी थी प्रॉब्ली वो हो गई, शायद उससे ज़्यादा हो गई। यहाँ कहीं रुकती एक 73-74 पे, उससे पहले एक 77 पे, 75 पे यहाँ रुकती, जो हम सोच रहे थे यार यहाँ हो सकती है। याद है आपको, लास्ट वीक हमने कहा था यहाँ आ सकती है। आ सकती है, बिल्कुल याद है। हाँ, वो इससे ज़्यादा ही आ गई नीचे, उस लेवल पे आ गई जहाँ पर पिछला हाई था। तो ये इस वक्त प्राइस के हिसाब से और इंडेक्स के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर बाइंग थोड़ी थोड़ी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, अनटिल अनलेस से कोई ख़राब सिनारियो या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसके अंदर कोई ख़राब बात हो। KC 100 इंडेक्स जो डेली पे है ना, वो मैंने जनता के साथ शेयर किया हुआ है। मैंने कहा इसको छेड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि आपको, मुझे, पब्लिक को मैंने बताया कि आपने फिक्र नहीं करनी है। हम्म। इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन बना हुआ है, जिसके अंदर हम इसको हटा देते हैं नाम को फ़िलहाल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये पूरा वॉर सिचुएशन है सारी। फिर मार्केट यहाँ पर फिर वही वीकली में जिस तरह ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट है। और ये एक और विद इन द चैनल अंदर बना था, जिसके अंदर एक हाई, एक ब्रेकआउट, डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप है। फिर ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी सिनारियो डबल टॉप का है, और इस दफ़ा डबल बॉटम बन गया है। ये देखें आप, डेली पे डबल बॉटम सिनारियो बना हुआ है। एक और बड़ी प्यारी बिल्कुल चीज़ सही है है। इसके अंदर कि 173 के करीब। 100 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है दोनों दोनों कैंडल्स को। देख रहे हैं आप, ये पिंक बिल्कुल। लाइन जो 100 मूविंग एवरेज, ये तो बाज़ाहिर जहाँ तक हम देख सकते हैं लग रहा है कि टेक्निकली कोई मसला मसला नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट, हाँ, स्ट्रांग नहीं है। एक और चीज़ है, ये जो है मंथली चार्ट है, और इसके अंदर मूविंग एवरेज 5 है। अच्छा, मूविंग एवरेज 5 जो है ना, अभी तक उसने उसको, सिवाय ये जो जंग वाला सिनारियो था ना, इसके अलावा इसने ऑनर किया है। जब से ये रैली चली है, पूरी रैली 40,000 से लेकर अभी तक, इसने जब भी ऊपर जाता था इसको सपोर्ट बनाता था। मंथली पे मूविंग एवरेज 5, ये फिर गया ऊपर, फिर साइडवेज सपोर्ट और थोड़ा सा बाहर जंग वंग की वजह से, फिर दोबारा, फिर ये, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, और फिर सपोर्ट दी है अभी इसने। सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। हाँ, सपोर्ट करा तो इंडेक्स तो जितने भी हम देख सकते हैं, जितने भी एंगल से, इवन वीकली पे भी ना, एक और चीज़ भी है कि मूविंग एवरेज जो है वो 20 और ईमा 21, ये देखें आप, दोनों यहाँ सपोर्ट ले रही है। तो बहुत मजबूत सपोर्ट पे मार्केट खड़ी हुई है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट पे खड़ी हुई है, जिसके अंदर मुझे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से मार्केट इंडेक्स गिरे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि दो तीन स्टॉक्स बढ़ रहे हों, इंडेक्स को ऊपर मूव कर रहे हों, और जो दो तीन स्टॉक ऐसे हैवी वेट्स जो इंडेक्स को नीचे धकेल रहे हों। अच्छा, ये है एक थ्योरी जिसके अंदर मैंने पहले भी एक, सुफियान के साथ भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बेरिश डिनाल बनाया था। इसके अंदर अब जो है वो एक साइडवेज का सिनारियो बनता जा रहा है। एक ये है जब मार्केट शुरू हुई थी यहाँ पर 2023 के अर्ली स्टेज के अंदर, फिर ये वो एरिया है जहाँ पर इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान के अंदर, तो 67 ठीक है। वाला एरिया। फिर ये पिछले साल वाला है, ट्रम्प वॉर, इंडो पाक, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है, ये हम एक हटा देते हैं, ये जो एरिया है, ये अभी 1.5 2 महीने पहले जब 170 पे लगी थी और करेक्शन की थी मार्केट ने, नीचे आ गई थी, यस। उसका ब्रेकआउट दिया। अब हम देख रहे हैं कि उसका टॉप और बॉटम लगा हुआ है। तो हम इस सिनारियो में यहीं कहीं देखते साइडवेज के अंदर फिर इवेंचुअली हम एक ब्रेकआउट देंगे 193 के बाद। फिलहाल इस रेंज के अंदर इंडेक्स घूम सकता है, जिसके अंदर से पहला जो रेजिस्टेंस है मार्केट को बड़ा, वो वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेकलाइन थी 181, 180 की, इंडेक्स की नेकलाइन थी हेड एंड शोल्डर की, और वो बहुत बड़ी सपोर्ट थी। इसलिए फिलहाल इस रेंज में इंडेक्स रह सकता है 175 से लेकर 181 तक, 181 देन तक। 181 से 193 तक, देन ब्रेकआउट हो। तो ये जो बीच का लाइन हम हटाते हैं, तो हम समझे एक और साइडवेज पीरियड यहाँ आपको मिल सकता है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें डाइल्यूट हो जाएं, जंग हो ईरान वाली, रिजल्ट्स हो, प्री बजट हो,
तब चीज़ें हों, उसके बाद इवेंचुअली हम एक रैली देखें नए साल के लिए। तो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। वेरी गुड। अच्छा सोहेल भाई, जो 181 और 193 पे इंडेक्स को लेकर जाएंगे, डेफिनेटली वो पॉइंट्स ऐड करेंगे, कंपनीज ही होंगी जो इंडेक्स को अपलिफ्ट करेंगी। कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, कौन सी वो सेक्टर्स की कंपनीज हो सकती हैं जो इवन अगर साइडवेज का पीरियड भी आए तो वो जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करें, वो वाली कंपनीज हो, ताकि अगर लोग काम भी करना चाहे तो उन पर्टिकुलर कंपनीज में काम करें जिसमें उनको एडिशन मिल सके। यार ये आपने सवाल पूछा तो मैंने ना इसका वो निकाला हुआ था। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में। अ, मुझे ये पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, कोई भी काम करते हैं ना उसके अंदर हमेशा आपने याद रखना है कि आप मार्केट को देखते किस तरह है। ये खबर मेरे नज़र से गुजरी है, ये खबर मेरी नज़र से गुजरी है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। आप ये सिर्फ ये पढ़े एरिया, ये वाला एरिया जो नहीं पढ़े। डीरेगुलेटेड प्राइसिंग, लो लो कॉस्ट चाइनीज कॉस्ट एपीएस क्वाड्रुपल्ड, क्वाड्रुपल्ड, यस। पाकिस्तान फार्मा प्रॉफिट फार्मा रिपोर्ट, प्रॉफिट्स। जो नीचे लिखा हुआ है ना, कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम अ स्टेबल एक्सचेंज रेट, अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन एंड अ 35% ड्रॉप इन चाइनीज एपीआई कॉस्ट, सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू 35% ईयर थर्टी ऑन ईयर। फाइव परसेंट ईयर ऑन ईयर। ये 35% जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक इतना इतनी बड़ी जो होती है ना ग्रोथ, ग्रोथ। ये उमूमन सेक्टर्स के अंदर नहीं होती। पर आपका फार्मा टॉप पे रहा है, मैंने जितनी बार आपसे सवाल किया, चाहे वो पॉडकास्ट में हो, सेशन में हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में हो, आपने हमेशा फार्मा को पिक भी किया है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए सेफ है कि फार्मा की डिमांड खत्म नहीं होनी। हाँ, उनके प्राइसिंग पे, डीरेगुलेशन पे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको डिबेट हो सकती है, कभी ड्रैप जो है ये कर देगा, कभी वो तो चीज़ आती रहेगी। जितनी डिमांड है, जितनी मुझे लगता है कि जितनी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, लोगों को अभी फार्मा पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने छोटी रील भी बनाई है प्राइस के हिसाब से भी। और मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो खुद परखें, मेरी बात नहीं सुने। वो ये आर्टिकल ही नहीं, इसके अलावा भी जो रिजल्ट आ रहे हैं जिस तरह के, आप देखो ना, पूरी इतनी प्रेशर वाली रैली में जो अभी 20,000 पॉइंट गिरे हैं, उसके अंदर आपका फार्मा गिरा ही नहीं है, तो रुक गया। जो करेक्शन होती है, जो जो आप जिसको कहते हैं ना कि यार नहीं, पैनिक आया, करेक्शन आ गई, सिटी फार्मा वहीं रुका हुआ है क्योंकि वो चला नहीं था, और 100 और 84 की रेंज में गया था। एजीपी ने इस दफ़ा मूव दिखाया था, एजीपी अपने नीचे के रेट से ऊपर ही है। ठीक है, मेक्टर उस तरह 200 250 नहीं हो गया, ग्लेक्सो को 300 रुपये नहीं हो गया। मतलब फार्मा सेक्टर के अंदर फिरोज है, हैल्यून है, वो स्टेबल भी खड़े हुए हैं। और अभी भी जो ये खबरें आ रही हैं, जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे मेक्टर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, एक आध शायद और कंपनी है ये जो फार्मा में उसका रिजल्ट अच्छा है, बीएफ बायो जो है बहुत तगड़ा नज़र आ रहा है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं वो तगड़े नज़र आ रहे हैं। और मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आपका 20% तो फार्मा में, 25% तो होना ही चाहिए। बाकी जगह पे आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फर्टिलाइजर है, ऑयल है, दूसरी चीज़ें हैं, पावर है, लेकिन फार्मा तो 20 से 25% होना चाहिए। करेंगे। अच्छा सुहेल भाई, फार्मा सेक्टर आपने पिक किया, डेफिनेटली वो रैली में भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो लोग अभी स्टक हो गए, डेफिनेटली उन्होंने पैसा लगाया, रेट्स बहुत टूट गए, वो नहीं बेच सके, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनको ये नजर आता है कि फार्मा चल रहा है या चल जाए उनके सामने, और जो उनकी कंपनी है वो रुकी रहे, मिसाल के तौर पे पीएसओ है, मारी है, वो ना चल रही और फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बट फॉर द टाइम बिंग फंस गई, तो क्या उनको बेच के लॉस में पैसा मूव करना चाहिए जो सेक्टर चल रहा हो, या उसी को होल्ड करना चाहिए? यार ये तो हम मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो एक अ, जो क्लाइंट्स है और जो एडवाइज़र है उनका आपस के अंदर एक तरह से डील हो जाती है। खुले में आके तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अ, अगर थोड़ा बहुत अपने एजुकेशन उनकी इतनी है या फिर उनके पास एडवाइज़र हैं, तो वो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू तो करेंगे ना, एडजस्ट तो करेंगे। जो चीज़ नहीं चल रही है, ऐसी चीज़ पकड़ ली है कि इसका रिजल्ट ख़राब आया है, या ऐसी चीज़ पकड़ ली है कि जो गलती से पकड़ ली है या जो हाइप में पकड़ ली है, तो वो अब वो पोर्टफोलियो अपने रिव्यू तो नहीं करेंगे। अगर तो फिर आगे अगर आने वाली जो तेज़ी होगी उसके अंदर, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार मार्केट तो 2 लाख हो गई, 2.25 लाख हो गई, मेरी बारी नहीं आई। तो अगर आपने कोई गलत फैसला कर लिया है, तो कोई भी, आप अगर गलत फैसला करोगे, उसको अगर आप सही नहीं करोगे, उस गलत फैसले को, या उस गलती को रेक्टिफाई नहीं करोगे, तो फिर तो आप ग्रो नहीं कर सकोगे ना। जो हो गया सो हो गया, बायगॉन सा बायगॉन सा। अगर आपने कोई गलती कर ली है तो ठीक है, लेट इट बी। अगर वो गलती इस तरह की है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो उसको आप सही करें ना। मतलब हो गया ना, बट ठीक है, अपने हो गई।
अब आपको नज़र आ रहा है कि नहीं यार हमने गलती कर दी है। अक्सर हमको रियलाइज़ होता ही जब है, जब हम गलती कर चुके होते हैं ना। गलती तो चीज़ ही ऐसी है ना जो होने के बाद रियलाइज़ होने पे ही आपको अगर हाँ, अब रियलाइज़ नहीं कर रहा कोई और बोला नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, ये तो बढ़ जाएगा, और अगर आप खाम ख्याली में हैं तो अलग बात है, और किसी का अगर सुनना नहीं चाहते और आपको लगता है नहीं आपके टेक्निकल्स या आपकी जो फंडामेंटल्स हैं और आपकी जो रिसर्च है और आपका जो प्रोजेक्शन है वो सही है, तो देन यू आर गुड। और अगर नहीं है तो फिर आप चेंज करें। सुन में आपने अभी एक बात की थी कि प्रॉब्लम उन लोगों को होगा शो के स्टार्ट में जो नए एंट्रेंट्स हैं, तो डेफिनेटली जो नए एंट्रेंट्स होते हैं वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते होते मार्केट की, तो मैं जरा उस एस्पेक्ट को भी टच करना चाहूंगा। लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, इवन जब नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वो जब कोई 500 की चीज देखते हैं और 50 की चीज देखते हैं, शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो 500 की चीज उनको महंगी लगती है, उनको लगता है कि क्वांटिटी कम आएगी, और 50 की चीज में क्वांटिटी ज्यादा आएगी, ये 50 की मैं 55 की बेचूंगा तो शायद मेरा ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। हमने इस रैली में देखा भी है कि जो टॉप टीयर स्टॉक्स होते हैं फंडामेंटल वो ही चलते हैं। जो छोटे स्टॉक्स उनकी बहुत ज्यादा बारी नहीं आती, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, कुछ छोटे स्टॉक्स बहुत अच्छी मैसिव रैली दे चुके हैं ऑलरेडी। जब वही वाली बात है कि मैंने सिटी फार्मा कम देखा अब इतना बढ़ गया, बीएनएल मैंने कम देखा इतना बढ़ गया, अब वो इतना बढ़ गया, लेकिन अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई और छोटा स्टॉक। तो क्या उन्हें छोटे स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए जो एक ग्रोथ ओरिएंटेड हो, या बड़े स्टॉक्स में ही परसेंटेज को कैलकुलेट करना चाहिए ना कि क्वांटिटी को? देखिए सबसे पहले तो ना ये समझना पड़ेगा कि शेयर्स होते क्या है ना, कंपनी कंपनी होती है, इसके अंदर कचरा स्टॉक नहीं होता कुछ। दो पेनी स्टॉक, प्राइस को हम पेनी कह सकते हैं कि यार ये कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ना, पेनी कौड़ियाँ, सही है। तो हम अगर अब बोले यार कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं, तो अभी बनीस था आपका जो 12 रुपये का था, 10 रुपये का था, वो 160 रुपये हो गया। फिर वो स्प्लिट हो गया। बी को 8 रुपये था, 70 75 80 रुपये हो गया। प्रेमा 12 13 रुपये था, वो 90 रुपये 100 रुपये हो गया। तो कौन डिसाइड बाइंग करेगा, सिमिट था। कौन डिसाइड करेगा कि पेनी कौन सा है और स्टॉक सही कौन सा है। कराची इलेक्ट्रिक देखो, 5 रुपये था, 8.5 हुआ, केरियस। फिर 5 रुपये हुआ, फिर 9.25 रुपये हुआ। तो इतनी जल्दी तो 100%, 200%, 400%, 500% रिटर्न मिला है कंपनियों से। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे, इवन नॉन शरिया में कुछ स्टॉक ऐसे हैं, FNEL हो या बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, ट्रस्ट ब्रोकरेज हो, तो अगर आपके हाथ में वो चिपक गया स्टॉक और आपको पैसे बच गए तो बल्ले बल्ले। और अगर आपको नहीं बचा तो नाचना ना आया और आंगन टेढ़ा। फिर आप बोलोगे यार पैनी में फंस गया मैं, इसने मुझे फंसा दिया। तो जो निकल गया वो तो आके नहीं बताएगा कि मुझे बहुत सारा पैसा बचा, PI में लोगों को पैसा बचा बहुत सारा, लेकिन जो बाद में फंसे लेट एंट्रेंट्स, उनको बजा दी गई। ये तो एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग होती है दादा। अगर हम बोलेंगे ना कि यार अच्छा शेयर, सस्ता शेयर, महंगा शेयर, ये जो ये जो हम एक एज दे देते हैं ना बात करने में, अपना थोड़ा बहुत एक एक प्रोटेक्शन दे देते हैं यार, कि एक तरह से डिस्क्लेमर है कि भाई आप अच्छे स्टॉक में काम करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग डरते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से, कि लोगों को कहेंगे ना यार ये शेयर ले लो, तो सामने बोलेंगे यार क्या दिला रहे हो। हम्म। तो लोग बोलते हैं भाई आप एक काम करो ई फंड ले लो। तो वो जो एडवाइस देने वाला होता है ना, या जो सरेआम आपके सामने सोशल मीडिया पे बताने वाला होता है, वो भी पीछे हट जाता है कि यार ये जो रिएक्शन देते हैं ना हारने के बाद, हम्म। उनके घुसते ही लेट है। यस। जब घुसते ही लेट हैं तो फिर बोलता है यार आपने मरवा दिया। और उनको घुसना भी होता है, मतलब उनको बढ़ती हुई चीज़ के अंदर चमकती हुई चीज़ सोना नजर आ रही होती है, ठीक है। सोना नजर आती है। फिर भागते चोर की लंगोटी पकड़ने के चक्कर में होते हैं, फोमो में वो। फिर वो जाते हैं कब, 110 पे सिल्वर लेने के लिए, मतलब 2000 पे, 2200 पे साजू लेने के लिए। अगर वहाँ से साजू ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो साजू यार इतना महंगा क्यों लिया भाई। इसी तरह आप हमें कोई, होंडा होंडा क्यों नहीं बताया, आपने हमें सस्ता शेयर क्यों नहीं बताया? हाँ कोई फूड है, वो 5 रुपये होता था, 45 रुपये चला गया। बर्नीस, और आप इतने स्टॉक से मैं नाम ले लूँ, साउदर्न, स्विस साउदर्न 8 रुपये, 50 रुपये। जो परसेंटेज छोटे स्टॉक्स ने दिए ना, वो बड़े स्टॉक्स तो सोच भी नहीं सकते आप, इतना बड़ा डिफरेंस है। मतलब 1000% 500% बात हो रही है 20 स्टॉक्स के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपके जो दूसरे स्टॉक्स हैं ना, वो 100% तो दे सकते हैं, 50% तो दे सकते हैं, 20% तो दे सकते हैं, 200% भी दे सकते हैं, चलो। 1000 नहीं लेकिन देंगे। 1000 2000% कौन देगा? 5 रुपए का। बिल्कुल। यार आप देखो ना, 5 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये का ब्रेकआउट दिया है कोई फूड ने, और 15 दिन के अंदर वो 46 था, 15 से 20 दिनों में, 11 रुपये का।
तो कितना परसेंट हुआ? और 11 का अगर फर्ज करो आप 22 में भी निकल गए, आपने बड़ी पूरी रैली की राइड नहीं करी, आप 11 के 22 में आपके 100% हो गए। और 100% कितने दिन में? 10 दिन में। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 10 दिन को 365 से, तो वो तो भाई 3,000, पता नहीं कितना परसेंट हुआ भाई। हम्म। इतना रिटर्न तो पूरी जिंदगी नहीं मिल सकता उसको। लेकिन अगर वो चढ़ाई 45 रुपए में है, तो फिर वो किसको क्या बोल सकता है भाई? ये तो सारा टाइम जितना भी आपने कहा ना, मैं आपको सबको बता देता हूँ कि अगर आप सोने में भी, यानी अगर अगर आप पीएसओ में भी, अगर आप फार्मा में भी, अगर आप एंट्री करते हो स्विंग के हिसाब से, और आपकी एंट्री टाइमिंग गलत है और आपकी एग्जिट टाइमिंग गलत है, चाहे वो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चाहे या उल्टा बेचते हुए, तो आप ज़िंदगी भर इस इन मार्केटों से लॉस करते रहेंगे। आप कहीं लिख लें, ज़िंदगी भर, अगर एंट्री और एग्जिट की प्लानिंग नहीं है और उसकी टाइमिंग आउट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एंट्री और एग्जिट पे ही चल रहे होते हैं ना, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो, सब एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। किसी को भी शेयर्स रख के उसको देखना नहीं होता। किसी को भी शौक नहीं होता कि मैं शेयर लूँ और वो एक जगह खड़ा रहे या गिरा रहे। सबको शौक होता है कि यार उसका पैसा बढ़े और वो पैसा कैश कराए, देन वो पैसा बनाए, पैसा खर्च करे, देन दोबारा बिजनेस करे। तो ये इट्स ऑल अबाउट एंट्री एंड एग्जिट। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बोले नहीं यार सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और नीचे आ गए तो, फंडामेंटल खराब हो गए तो उसके अंदर कैसे निकलोगे भाई? इसी 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 पे मेरा सवाल मुझे ज़हन में आया कि ये भी हमें सिखाते चले, जो लोग पुराने भी जुड़े हुए हैं और नए भी जुड़े हुए हैं। एंट्री और एग्जिट आपने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल ओनली थिंग। मार्केट्स। ओनली थिंग द ओनली थिंग दैट मैटर्स अगर आपने काम करना है तो मैनेज। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी ली और वो 2% नीचे आ गई मिसाल के तौर पे, क्या मुझे 2% नीचे बेचना चाहिए था, 1% लॉस में बेचना चाहिए था, 5%? इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 2:1 का आप कहते हैं या बहुत सारे लोग बताते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आसान वर्ड्स में, ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि हमारा कितने लॉस में हमें निकल जाना चाहिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं पैसे को, अगर हम लॉन्ग टर्म नहीं ले रहे, अगर हम पैसे को घुमाना चाहते हैं, तो कितने लॉस में हम निकल जाए या कितने नहीं, प्रॉफिट में हम निकल जाए। लॉन्ग टर्म में तो फिर ये क्या, फिर ये हल्की कंपनी तो नहीं ले सकते ना। लॉन्ग टर्म की तो बात नहीं हो रही ना अभी, ये जो प्राइस एक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल, प्राइस उसके एक्शन अंदर की। सिल्वर की बात हो रही है, कराची इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, उसके अंदर तो यार इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही। इन्वेस्टर को तो मैं हमेशा पोर्टफोलियो बना के दिया है, बच्चों का भी हमने वीडियो बनाई थी, याद है। बिल्कुल और अभी मैं बिल्कुल। फार्मा में भी कह रहा हूँ कि अभी आपको जमा करना चाहिए। ये स्लो ग्रोथ में के साथ साथ डिविडेंड भी देंगे, इवन फर्टिलाइजर है। ये जो बात है, ये अभी जो बात चल रही थी, इसके अंदर इन्वेस्टर की बात शामिल नहीं है। ये जी प्रॉपर जी, जो नहीं लोग, इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर की, हाँ, पैसे जो जो पैसा घुमा ट्रेडर, रहा है। पैसा घुमाता है, जो स्विंग, पैसे जी को स्विंग करता है ना। बिल्कुल, ये स्विंग जो करता है, एग्जैक्टली ये जो उसी की बात। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को तो लाजमी हाइब्रिड स्टॉक्स, माड़ी पेट्रोलियम, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, अटक पेट्रोलियम, सुई नॉर्दर्न, मतलब ईफर्ट, एंग्रो होल्डिंग, हब पावर, एफएफसी, जमान हमारे मुंह पे, मतलब याद है हमें। कुछ फार्मा के याद है। स्टॉक्स 20-25 स्टॉक हैं, उनमें ही रहना चाहिए और जमा करते रहना चाहिए। वो लेते रहना चाहिए जब पैसे आए, चाहे 5,000 है चाहे 50,000 है। और उन पे ज़्यादा बात हो भी नहीं सकती, बिल्कुल, क्योंकि वो उनका तो तरीका एक ही है। एक ही सिंपल फॉर्मूला है उनका। उनको बिल्कुल। शेयर्स लेते रहने हैं और कंपाउंडिंग करते रहनी है। एंड उन्होंने तो अपना सारा पैसा डाला हुआ भी नहीं मार्केट में, उनके इस महीने आया पैसा, उन्होंने फिर 10,000 के शेयर ले लिए, हाँ, 50,000 के शेयर ले लिए, वो फिर अगला चाहे, ईद पर आया, फिर ले लिया। उनके लिए तो ईद ही है कि मार्केट नीचे गिर के रेट टूट रहे हैं, उनको तो और मजा आ इससे, रहा है क्योंकि उनका डॉलर कॉस्ट एवरेज अच्छी हो जाएगी। हाँ, डॉलर कॉस्ट एवरेज की वजह, डॉलर कॉस्ट एवरेज तो करनी ही चाहिए हर दफ़ा। डॉलर कॉस्ट को तो लोगों को समझना भी चाहिए ना। एक और चीज़ भी है ना कि फ़र्ज़ करें अगर SIP कर, हमारे ही कहने पे ही फ़र्ज़ करें पिछले 2-3 साल से कोई SIP कर रहा हो या किसी और के कहने हम्म, पे कर रहा हो, तो उसके तो लॉटरी लग गई ना। बिल्कुल लग गई। 2 साल पहले अगर वो SIP 100%। कर रहा था और फिर करता रहा करता रहा करता रहा, उसके जितने भी 20-25 स्टॉक्स हैं वो डबल ट्रिपल हो गए एक तो। और डिविडेंड बोनस में तो उसकी चांदी हो गई ना, स्प्लिट में, डिविडेंड हम्म। बोनस में। तो जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका तो सिंपल एक फॉर्मूला है, उन्होंने 20-25 स्टॉक से वो लेते रहने, चाहे इंडेक्स 2 लाख पे हो चाहे 1.5 लाख पे हो। वो तो मैटर खत्म हो गया। अब बिल्कुल बात आती है सारी, जिसकी वजह से रोज की मार्केट चलती है, रोज की मार्केट खुलती है, बिल्कुल जो है ट्रेडर्स। बिल्कुल। अब ट्रेडर्स जो हैं वो कहते हैं कि यार हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे, हम रिस्क को मैनेज भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टॉक लेंगे और ऊपर बेचेंगे। मतलब हमें एक ही हम्म। चीज़ चाहिए, स्टॉक लेना है और ऊपर बेचना है। हमें चांदी लेनी है, ऊपर बेचना है। हमें गोल्ड लेना है, ऊपर बेचना है। हमें तेल लेना है, ऊपर बेचना है। हमें बिटकॉइन लेना है, ऊपर बेचना है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट तो होता ही कुछ नहीं है। आप लोग तो फजूल लोग हो सारे, जो स्टॉप लॉस की बात करते हो। अब आप मुझे बताओ, जिन्होंने ट्रेडिंग करते हुए इवन पीएसओ में भी स्टॉप लॉस लगाया है ना, उससे 30% हम्म, चले गए, कैपिटल ही साफ हो चले गया। गए।
जो मार्जिन पे काम करते हैं ना उनका तो पूरा मार्जिन हिसाब हो गया। 30% तो मार्जिन होता है टोटल, 25 से 30% जो लेवरेज में लोग काम करते हो, वो सूद का जो काम है, हराम काम, उसके अंदर 25 से 30% मार्जिन होता है। ठीक है, ब्रोकर रखता है 25% आपका, और 75% आपको देता है फाइनेंसिंग। अब आप अंदाज़ा कर लो कि आपके 1 लाख पड़े हुए उसके पास, और आपने 1,000 पैसों ले लिया हो 500 रुपये पे या 495 पे, और आपने बोला मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। ऐसी तैसी हो गई। वो 25% तो ऊपर से गया, वो ब्रोकर बेचेगा, बोला भाई तेरा 25% साफ हो गया, मैं अपना 75% तो पहले बचाता हूँ। आपके हाथ में जीरो, मतलब आपका जो सरमाया था वही साफ हो गया, खत्म। कोई साफ हो गया। और जो भी स्टॉक जितने भी हैं आप लाइन से लगा लें, जो 20% 30%, स्टॉक्स तो 40% भी नीचे आ गए ना, हम्म। तो सरमाया साहब। तो अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि यार कोई चीज़ 10 रुपये मिल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक एक बात कर लेते हैं उसकी। एक फार्मा का स्टॉक है, उस पर मैं आपको बता भी देता हूँ, ताकि लोगों को जो ना आइडिया भी हो जाए कि किसी स्टॉक को भी अगर आपने लेना है तो कैसे लेंगे आप। ताकि ये लोगों को हेल्प कर जाए, ताकि क्योंकि आपने जो बात की ना वो बड़ी वैलिड है कि सिर्फ लेके ऊपर बेचना है। तो जब पता ही नहीं है तो उससे एटलीस्ट हम शो बना रहे हैं तो हम लोग हेल्प तो कर सके लोगों को कि लेना भी किस तरह है, बेचना भी किस तरह है। अब ये देखो एजीपी का स्टॉक है, बहुत इंस्टीट्यूशन बैक्ड स्टॉक है, ठीक है। हम्म। अब हम ये एक एक हम लगाते हैं मूविंग एवरेज, एक लगाते हैं सपोर्ट सिस्टम, एक लगाते हैं रेजिस्टेंस, या उसका हाई। मूविंग एवरेज 100 हो, 200 हो, इस स्टॉक ने तमाम उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब जो क्लोजिंग दी है, दिख रहा है बिल्कुल ना ठीक आपको। है। जी जी बिल्कुल दिख रहा है। ये एक हो गया, एक इंडिकेटर ये कि चलो आपने मूविंग एवरेज वगैरह लगा के देख ली, कि चलो यार अब हम देखते हैं कि यार चलो एक कोई इंडिकेटर हमें मिल जाए जो सपोर्ट कर रहा हो। एक ये हमें सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, जो तकरीबन फरवरी पिछले साल से लेकर इस साल तक इसका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। मतलब ये रेट इसके अब ऐसे हो गए हैं जैसे डाइल्यूटेड हो गए, एडजस्ट हो गए। ये वाला रेट जो है ना 204 से 208 तक का, ठीक 212 है। तक का, ये रेट हो हम्म, गए मजबूत, मतलब ये पूरी इसकी सपोर्ट हो गई है, ठीक है। मतलब ये ठीक है। अगर टूटता है 204 वाला, ये वाला रेट टूटता है, जो इस दफा प्रेशर में भी टूटा नहीं है 205, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे या 200 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, तो आप निकल जाए। ये हो गया आपका रिस्क। सपोज हम्म। 225 पे चल रहा है स्टॉक, आप आपने पहली एंट्री यहाँ मारी, दूसरी एंट्री आपने यहाँ कहीं 216 पे मारी, ठीक है, और आपने राइट कर ली। अब राइट आपकी बनती है हर एंगल से, अगर आप देखना चाहें किसी भी, कि यार चलो अब ये मैं इसका क्या वो टारगेट निकालूं, क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है, कि यार ये इसका क्या एक रेट बनेगा, कोई भी आप एक रेट निकाल लेते हैं कि इसका क्या टारगेट हो सकता है, प्रॉबली जो भी अपने हिसाब से हर कोई निकालना चाहे। मैं क्लोन लगाता हूँ इसका, इस ट्रेंड लाइन का, और ये रेट निकालता हूँ कि यार ये रेट हो सकता है 325 रुपये, ठीक है। सही है, मिसाल के तौर पर। या फिर हम हम्म, जो जहाँ से ये स्टॉक वापस आया है, ये जिसने अभी अपने रेट दिखाए हैं, यूं करके अगर मैं बनाता हूँ, तो तब भी अगर हमारा रेट निकलेगा तो ऑलमोस्ट ये करीब 290 निकलेगा, अगर ये अपना पिछला हाई तोड़ता है तो 280 290। अब आपके ये आपने बाइंग एरिया पे दो बाइंग की, 225 में और 216 17 में, 220 की आप एवरेज बन गई। आपका ऑलमोस्ट जो भी ये 10% के करीब स्टॉप लॉस आ गया, और पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आ गया, आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो सामने आ गया। ये जनरली मैंने बताया है, कोई इसके अंदर वो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन हम्म, फ़ौरन फ़ौरन बता दिया कि भाई आपने एक पहले सेटअप बनाया ट्रेडिंग का, किसी भी एंगल से, चाहे वो कोई भी आपने इंडिकेटर लगाए हो, आपने सपोर्ट लगाई हो, मंथली लगाई हो, आपने अपना कोई भी सेटअप बनाया हो, और उसके बाद फिर आपने बॉलिंजर बैंड लगाया हो, कुछ भी लगाया, उसके बाद आपने उसके प्राइस एक्शन को देखा अच्छी तरह, कंपनी दिखी जानदार है, पहले ही 254 मार चुकी है, आखिरी अभी जो जुम्मे की क्लोजिंग आई वो बड़े एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ आई है। अब आपने सेटअप बना लिया, ये बाइंग है, पहली बाइंग मैं भी करता हूँ जो करंट रेट है, नीचे आए तो ये बाइंग करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, मेरा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। अब अगर वो स्टॉप लॉस पे चला गया, अभी तो आपने ये सोच लिया ना यार 255 और 300 वाला टारगेट आ गया, लेकिन अगर आप उस स्टॉप लॉस पे चला गया और अगर आपने नहीं बेचा ना, वो 150 भी हो जाना है, क्योंकि वो इतना पैसा बड़ा, फंस जाएगा आपका। हाँ इतना बड़ा प्राइस सपोर्ट उसने तोड़ दिया है, इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ या तो मार्केट में है, या तो स्टॉक में है। हम्म, तो अगर वो 10%, अगर आपको 20 रुपये आज बुरे लग रहे हैं ना देते हुए मार्केट को, तो मार्केट आपको पूरे 100% लेके चली जाएगी, 50% तो लेके चली ही जाएगी, 10% ये और 40% और, वो जाके सीधा उस जगह पर आ जाना है जहाँ से वो चला था,
120 रुपये। तो ये अगर रिस्क और रिवॉर्ड लोग नहीं लगाएंगे और लोग जो है वो देख के काम नहीं करेंगे, ट्रेडिंग को नहीं समझेंगे, इन्वेस्टमेंट को नहीं समझेंगे, या इस वक्त जो लोग इन्वेस्टर है मैं साफ कह रहा हूँ उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बताए गए थे, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बताए गए थे सालों से, जो हर वीडियो में हम आके बताते हैं, लेकिन अगर आपने वो स्टॉक रखे हैं जो ट्रेडिंग के लिए बताए गए हैं, जिनके स्टॉप लॉस होते हैं, वो आप रख के बैठे हुए हैं और ज़बरदस्ती इन्वेस्टर बने हुए हैं, तो फिर थोड़ा अल्लाह ही हाफिज़ है। आई थिंक यू समड अप द एंटायर एपिसोड कि अगर जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बताए थे और वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस होता है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। के स्टॉप लॉस का मतलब ही है कि आपने वहां से पैसा मूव कर जाना है और पैसा। एंड आई थिंक लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर आप 10 रुपए किसी स्टॉक में हार रहे हैं तो ऑपोजिट कोई और स्टॉक चल रहा है तो जो आपको 20 रुपए बना के भी दे देगा। अगर हाँ आप हाँ निकलेंगे बिल्कुल। तो बना के देगा। बट अंटिल आप निकलेंगे नहीं, आप ये फैसला नहीं कर सकते। और अगेन ये मुश्किल फैसला होता है, बट ये फैसला आपने करना है, क्योंकि जो नए एंट्रेंट्स हैं या पुराने एंट्रेंट्स हैं उन सबको समझ आ गया होगा कि मार्केट एक साइड नहीं चलती, ऊपर और नीचे चलती है, और उसके मल्टीपल रीजन होते हैं। मुश्किल नहीं चल भाई होता भाई, क्लोजिंग। मुश्किल नहीं होता, यही फैसला होता है। जैसे आपने बोला ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंट्री एग्जिट, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली ओनली पॉइंट, पॉइंट। यस। इसी ओनली तरह पॉइंट है ओनली डिसीजन मेकिंग इज स्टॉप लॉस। स्टॉप इस लॉस। इस इफ यू इन आर मार्केटों ट्रेडिंग, में, यस। फाइनेंशियल यस। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक ही डिसीजन है जो सबसे मुश्किल है, लॉस को बांधना। बस वो नहीं हो सकता लोगों से। और सुन भाई, शो क्लोज करने से पहले कोई ऐसी होप, एडवाइस, मशवरा, एनालिसिस जो आप लोगों मैं के लिए देना चाहते एक हो? ही एक ही पॉइंट लोगों से कहूंगा, देखें, हर फाइनेंशियल मार्केट्स ना आसान नहीं होती। जो दूसरी मार्केट है ना, इसको हम प्राइमरी मार्केट्स कहते हैं, जो आम कारोबार है, इन्वेंट्री लेना बेचना, उसके अंदर बड़ा एक तो एक एक ईज होता है उसके अंदर। ईज होता है उसके अंदर। इतनी पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन इतनी नहीं होती है, हर चीज़, हर काम में मेहनत दरकार है, लेकिन उतनी डिफिकल्ट नहीं होती जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। ये जितनी सेंसिटिव होती है ना, इसके अंदर आप बोलेंगे यार आज ईरान ने ये बोला, अरे भाई वो तो गिरने के बाद आप बोल रहे हो ना ईरान को ये हुआ है। जब तक चढ़ रही थी तो आपको ईरान नज़र नहीं आया, जब तक अमेरिका नज़र नहीं आया, जब तक इसराइल नज़र नहीं आता। हाँ, वॉर लाइक सिचुएशन ख़राब होती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वॉर लाइक सिचुएशन ख़राब होती हैं। या वॉर कभी ज़िंदगी में होगी ही नहीं आपकी स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में, ये तो नहीं हो सकता ना कि कोविड नहीं आएगा, कभी कोई आपको बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं कभी ख़राब नहीं आएंगे, कभी सेल्स ख़राब नहीं आएगी, कभी आपके यहाँ सैलाब नहीं आएगा। तो ये चीज़ें होनी ही होती हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हो, वॉर्स हो, कोविड, ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे पेंडेमिक टाइप की चीज़ें होती हैं, बीमारी होती है, फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, ये सब प्राइज्ड इन होते हैं आपके दिमाग के अंदर। इस रिस्क को आप लेके चलते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आप इस तरह आ जाओगे कि ये सब चीज, ये ऑलरेडी एक ट्रेडर के और इन्वेस्टर के दिमाग में प्राइस इन होती हैं, तो उसका जिक्र बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। हर बार जब भी मार्केट गिरी तो ये हो गया, हर बार मार्केट बढ़ी तो हो ये हो गया। ये जो ये जो इमोशंस है ना, उसको कंट्रोल में रख के उन कंपनी पे, या तो पहले तो अपने आप को डिसाइड करें ना कि पहले वो है कौन। अभी जैसे पता चल जाएगा कि जितने जितने लोग फंसे हुए हैं ना, उनका आप एक जनरल वोटिंग करा लेना। ज़्यादातर लोग इसमें फंसे होंगे जो सारा कचरा स्टॉक है, जो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, जिसको आप कचरा इसलिए हम्म। कहते हो कि उसकी वैल्यू गिर जाती है जब वो मार्केट नीचे आती है। मार्केट गिरती है, यस, और वो इंडेक्स किसी गिरता है, का, वो गिर जाता है। जस्ट लाइक सिल्वर। हम्म। इससे अंदाजा लगा लें जो मेन डिफरेंस है सिल्वर का गोल्ड का, वो यही है, सिल्वर इज अ ट्रेडेबल कमोडिटी, सिंपल। यस। सिल्वर इज ट्रेडिंग कमोडिटी, यस। गोल्ड इज इन्वेस्टमेंट। यस। इसी तरह ये जो स्टॉक्स हैं फार्मा के, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जो जितने भी अब जो पहले सोने थे ना, अभी 4 दिन पहले, कि टीपीएल भी ले लूँ तो टेली ले लूँ तो क्विस ले लूँ, ये सारे कराची इलेक्ट्रिक ले लूँ, ये ट्रेडेबल स्टॉक होते हैं, याद रखना है आपको। क्रेडिबल है। यस। हाँ, उसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो कि 2-4 स्टॉक हम बताते हैं हमारी। हाँ, कराची इलेक्ट्रिक मेरा फेवरेट स्टॉक है, और अभी तक मेरी कोई एंट्री उसमें गलत नहीं पड़ी। मतलब इस तरह कह सकते हैं कि 85 आउट ऑफ 100। इससे पहले भी मैंने 8 सवा 8 रुपये पे निकाला है पिछली रैली में। और इस दफ़ा भी मैंने, अल्लाह की कसम, जबरदस्त। मौजूद है, 9 रुपये बिल्कुल। 40 पैसे में मैंने बोला है कि ये डे का टॉप लगाए निकलो फिर नीचे लेंगे। और 8:20 में मैंने दोबारा दिलाया है। थोड़ा सा नीचे आया है, ऊपर वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन हमने दोबारा दिलाया, एंट्री करी है। इसी तरह कुछ स्टॉक्स आपके ना बहुत
नजर आता है कि भाई फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कराची इलेक्ट्रिक के अंदर। हपको की बात, अगर हपको की बात कर ले, सेम सेक्टर में हम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इज अ ट्रेडेबल स्टॉक, तो हम उसके ऑपोजिट हपको को रख लेते हैं कि वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, मैं वो इसलिए बता रहा था कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग होते हैं, इवन तो उसके प्राइस नीचे हम्म। होते हैं। जैसे हम्म। प्रेमा था, तो उसकी प्राइस भले नीचे थे लेकिन वो अच्छी कंपनी थी। स्विस एससीपीएल। साउदर्न, स्विस साउदर्न जो है आपका, फौजी फूड है स्विस साउदर्न जो था, या आप कह सकते हैं कराची और स्विस साउदर्न में फ़ायदा ये है कि एक बहुत बड़े एंटिटी है ना, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं। एसओपीस की यस। तरह आता है ना, कराची इलेक्ट्रिक भी इस तरह से एसओपीस की तरह आता है। यस। ये तो कि आधा प्राइवेट आधा वो है, लेकिन लोग कह सकते हैं ना कि यार एक बड़े असेट्स हैं, ये कचरा थोड़ी है कोई। कचरा तो वो होता हम्म। है कि कंपनी के अंदर ना कोई बैलेंस शीट है, ना कुछ है, और वो ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे ही ऊपर ऊपर। जैसे दो स्टील था, डीएसआई है, बहुत हम्म। सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बगैर किसी वजह के। बैकिंग के कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना उसकी, मतलब कोई रीजनिंग भी नहीं है उसकी कि क्यों। ना कोई सेल नजर आ रही है, ना कोई मार्केट हाँ। में रेपुटेशन नजर आ रही है, ना ऑब्जर्वेशन में कोई प्रोडक्ट दिख रही है, बट शेयर बढ़ रहा है। बस तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि देखें कि किस शेयर्स में वो काम कर रहे हैं और किस लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इस वक्त डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको मजीद लेने की ज़रूरत है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास वही स्टॉक्स हों जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए गए हों। अगर अगर आप ट्रेडर हैं और आप नहीं निकले, तो अपने आप को रिव्यू करें और आइंदा ऐसी गलती मत करें। मैं भी यहाँ पे क्लोजिंग नोट लोगों को देना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। डेफिनेटली सोहेल भाई है तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट मेरे सोहेल भाई बात कर रहे थे ना जब इन्वेंट्री की, तो मेरे जेन में एक अचानक से फर्टिलाइजर सेक्टर आ गया। तो आपने फर्टिलाइजर सेक्टर के जब रिजल्ट्स देखे थे तो आप लोगों ने देखा था कि जो मार्जिन्स कम हुए हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस की वजह से हुए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनीज ने हैवी डिस्काउंट दिया था, और उसका रीजन ये था कि वो अपनी इन्वेंट्री को डेड ना करें, इन्वेंट्री को निकाल दें। वही बिजनेस है, लेकिन कैश फ्लो इज द किंग। उन्होंने अपना पैसा घुमाना है, उन्होंने इन्वेंट्री को डेड नहीं करना, उन्होंने डिस्काउंट किया, मार्जिन कम किया, लेकिन बेच दिया। यही यही चीज सेम बिजनेस है, लेकिन उसी फर्टिलाइजर के स्टॉक में आप अपनी इन्वेंट्री को फंसा लेते हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो, और आप बेचते नहीं है, स्टॉप लॉस ही लगाते। सो आई होप कुछ ना कुछ तो हमने सिखाने की कोशिश की होगी। मुझे और सोहेल भाई को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते की मार्केट अच्छी होगी। अल्लाह हाफिज।